मनोज मानस हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है। सीएम लगातार जांच को भटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में रामायण महाभारत और पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक और जेल में दवाई उपलब्ध कराने की मांग की है। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। वो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस दौरान सौरभ भारद्वाज कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। अपना नाम सुनकर सौरभ एकदम चौंक गए और उन्होंने अपने साथ खड़ी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा। सुनीता ने भी सौरभ भारद्वाज की तरफ देखा। इस पूरे मामले में आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया है। और प्रखर श्रीवास्तव, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर जी, आपका स्वागत है के न्यूज पर। प्रखर जी, जिस तरीके से केजरीवाल की अब रिमांड बढ़ाई गई है और आगे भी एसजी की तरफ से बात कही गई कि रिमांड आगे भी बढ़ाई जा सकती है, आज पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नाम कोर्ट में आया है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है। इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ, ईडी सीबीआई के डंडे पे सरकार चल रही है और हम लोगों को जानने में हम लोगों को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ है कि किस तरीके से हमारे मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का नाम ले, हमारे मिनिस्टर आतिशी जी का नाम ले, तो ये हम लोग को कोई अचंभा नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है, ये पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है। आम आदमी पार्टी की जो इनके गृह मंत्री ने हम लोग को एक बोला था ना, सुपारी भरी पार्टी, यही सुपारी भरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गले में जाके फंस चुकी है। प्रखर जी, एक सवाल हमारा है आपसे। विजय नायर जो केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, जब उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश केजरीवाल से की गई तो उन्होंने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया, तो नाम तो खुद केजरीवाल जी ही ले रहे हैं। देखिए, आपके लाखों दर्शक हैं जी, न्यूज चैनल के लाखों दर्शक हैं और बहुत ही सम्मानित ये चैनल है जी। आपके सामने मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, शरद चंद्र रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लथाड़ा ईडी को कि दैट यू मनीष सिसोदिया जी के मामले में कि दैट यू हैव ब्रॉट द केस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग, वेयर इज द मनी ट्रायल जो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है ईडी, वो आज तक दिखा तो पाई नहीं। आम आदमी पार्टी ने खुलासा कर दिया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारा था, ये कियाला आदेश पारित करके जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे साफ साफ मौजूद है कि किस तरीके से अरबिंदो फार्मा जो शरद चंद्र रेड्डी जिसका मालिक है, उसने 7 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं और वही भारतीय जनता पार्टी। प्रखर जी, अभी आपकी बात कर लेते हैं, अभी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं जी, ये जिस तरीके से ईडी जो ये आरोप लगा रही है, आरोप जो कोर्ट में दे रही है, ये बेबुनियाद है। इसको सरे से मैं नकारता हूं। आपको मैं देखिए, आप मीडिया है, आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा किस तरीके से चार स्टेटमेंट से माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली की जनादेश को किस तरीके से जेल भेजा गया है। ये सत्ता का डर ही तो है, ये डर है किस तरीके से आम आदमी पार्टी को उनको कुचलना है। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस के खातों को सीज करना। देखिए, हम लोग तो खुद कहते हैं
हम लोग तो कहना हम लोगों ने शुरू कर दिया है जी। कि अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन के लगाने के लिए अग्रसर हो चुकी है। देखिए, दिल्ली में 3-3 बार इनको घुसने तो दिया नहीं गया। 3-3 बार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा। बड़े बड़े नेता थूक लगा लगा के पर्चा बांटने में विवश कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। प्रखर जी, किसी तरीके से प्रखर जी, कोर्ट में ये बात केजरीवाल जी कोर्ट में ये बात साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको रिमांड न मिलती, आगे रिमांड न बढ़ाई जाती, केजरीवाल जी अब तक बाहर आ जाते। आप मैं आपसे एक बात बहुत ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी चीज है जी। देखिए, जिस तरीके से ये पीएमएलए एक्ट में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें संशोधन करा है। जी। ये संशोधन का साफ साफ स्ट्रेट मकसद है कि इसमें इस बार जो संशोधन करा गया, इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर होता है, ना कि एजेंसीज के ऊपर होता है दैट दे हैड टू प्रूव कि वो गिल्टी है। इसमें यह है कि जो अक्यूज है वो प्रूफ करे कि वो निर्दोष है। अच्छा, देखिए, कोर्ट भी है, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। वो कानून के आगे कानून की किताबों के आगे थोड़ी ना अपने कोई काम न्यायपालिका काम करेगी, वो तो कानून के अनुसार काम करेगी। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें संशोधन करा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अगर 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पीएमएलए एक्ट के अंदर संशोधन करा है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं ये संशोधन वापस अगर वो कर ले तो मैं यकीन दिला रहा हूं आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री छोड़ के भाग जाएंगे। जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करवा रहे हैं पूरे देश के अंदर, निश्चित रूप से प्रखर जी, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है कोर्ट में कि जो नायर बोले हैं कि उनको रिपोर्ट करते थे, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, उसके बाद सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की पत्नी को एक दूसरे को देख के अचंभित नजर आए सौरभ भारद्वाज। अब आपको क्या लगता है कि सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ हो सकती है, आतिशी से भी हो सकती है, जैसा कि केजरीवाल ने नाम लिया है? देखिए, मैं एक तो पहली बात तो इस चीज का मैं सिरे से खंडन करता हूं जी, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल ने किसी प्रकार का कोर्ट के अंदर ना उन्होंने खड़े होकर बयान दिया है। ये ईडी के लगाए हुए आरोप है। मैं तो आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और आपके दर्शकों को भी स्पष्ट कर चुका हूं। ईडी, सीबीआई और आईटी है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ ही तो है। ये कोई निष्पक्ष अगर एजेंसी तरीके से काम कर रही होती कि अगर ये दोनों पक्षों को मनी ट्रेल साबित हो चुका है, जिस तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बंद करके रखा है और जिस तरीके से मनी ट्रेल इलेक्शन कमीशन साइट पे जाहिर हुई अरबिंदो फार्मा कंपनी के माध्यम से, मैं इनको क्या नैतिकता के तौर पे क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करना चाहिए? क्या जेपी नड्डा साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके भारतीय जनता पार्टी के क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, ये हम जानते हैं चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अकेले गेम खेलना चाह रही। देखिए, पूरी तरीके से लोकतंत्र को तो खत्म कर ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बचा कुछ अगर हम लोग खुद ही कह रहे हैं गिरफ्तार करो सारे नेताओं को। 2024 के अंदर देश की जनता आपका बोरिया बिस्तर बांध के भारतीय जनता पार्टी का भेजने का काम करने जा रही है। निश्चित रूप से प्रखर श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने विवाक अपनी राय रखी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि केजरीवाल को फिर से एक बड़ा झटका लगा है और साथ ही अब नई चीजें सामने आई हैं कोर्ट में, जहां केजरीवाल को 15 दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज का पहली बार नाम सामने आया है। अब बात करेंगे शोक का सिलसिला और मौत पर गिला। दरअसल उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का जब से निधन हुआ है उसके बाद से पूरे गाजीपुर में माहौल गमगीन है। अब लोग आ रहे हैं और उनके परिवार की हिम्मत बंधा रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी रविवार देर रात गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के इस तरह जेल में उनकी जान जाने को लेकर सवाल भी उठाए और मुख्तार अंसारी के बेटे समेत अन्य परिजनों को सांत्वना भी दी। वहीं सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव व बलराम यादव भी मुख्तार के आवास पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव सीधे मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। यहां मुख्तार अंसारी की कब्र पर
पर फूल चढ़ाया गया। इसके बाद वह मुख्तार अंसारी के फाटक पर पहुंचे। यहां कुछ समय बिताने के बाद वह मुख्तार के बड़े भाई से मिलने के लिए मस्जिद गए। तो लगातार मुख्तार के मौत के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता अब मुख्तार के परिवार से मिलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाया और शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात की। तो गाजीपुर में माहौल गमगीन है और इस कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, गाजीपुर में माहौल गमगीन है। मुख्तार की मौत के बाद अब राजनीतिक दलों के नेताओं का मुख्तार के परिवार से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी अभी कल मुलाकात किए, उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी जाकर मिले। वहीं अगर बात की जाए आज जो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र यादव, क्योंकि धर्मेंद्र यादव के जो लोग हैं वहाँ पे तमाम लोग हैं, उनके तहत वहाँ पे कार्यक्रम लगा था। वो भी आज जाके जो है उनके परिवार से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की। और वहीं उनके जो जहाँ उनके कब्रिस्तान में जहाँ उनको दफनाया गया था वहाँ उन्होंने अपना पुष्प अर्पित किया है। और आपको बताएं क्योंकि जो आजमगढ़ और गाजीपुर जो क्षेत्र है वहाँ कहीं न कहीं पूर्वांचल की जो बात की जाए तो माइनॉरिटी में जो अफजाल और मुख्तार की जो पैठ है अंसारी बंधुओं की तो अच्छी खासी मानी जाती है। तो इसके लिए देखिए वहाँ पे जो जाना एक राजनीतिक चाहे वो समाजवादी पार्टी से, क्योंकि अफजाल उनके जो भाई हैं वो गाजीपुर से कैंडिडेट भी हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद वहाँ राजनीतिक माहौल थोड़ा और गर्म हो गया। और भी उनके परिवार में जाना, उसके बाद जो उनके घर की जो पुरानी डिजाइनें जो जहाँ उनके पूर्वजों की जो तस्वीरें लगी वहाँ जाके एक एक चीज देखना और पूछना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके बाद वहाँ पे जो राजनीतिक सियासी जो गर्मी है वो कहीं न कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कौशलेंद्र, एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक है ऐसे में ये चुनावी मेलजोल ज्यादा नजर आता है क्या? बिल्कुल, देखिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से अंसारी बंधुओं का गहरा नाता रहा है। आप देखेंगे पुराना जो इतिहास है तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जब जो है मुख्यमंत्री थे और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, तब से अंसारी बंधुओं का समाजवादी पार्टी में अच्छी पैठ थी। और वो मुलायम सिंह यादव अंसारी बंधुओं पे पूरा आंख मूंद के भरोसा भी करते थे। तो सपा का जो एक गढ़ है वो तो खैर वो तो राजनीति के किया थे, लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं वो अचानक तो वहाँ जाना, उनके परिवार में तो सन्न परिवारों में जाके उनको जो है ढांढस बनाना और एक जो उनके साथ उठना बैठना, ये कहीं न कहीं एक राजनीतिक दिशा की तरफ जा रहा है। जो कभी यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जो कभी भारतीय जनता पार्टी में जब थे 2017 में जब मंत्री हुए थे, ये भी मुख्तार अंसारी से लेकर अनाप शनाप सवाल बोलते थे। उसके बाद जो है ओवैसी, जो कि जब ओवैसी अभी भी देखिए समाजवादी पार्टी को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का जाना है कहीं न कहीं एक राजनीतिक सियासत अब वहाँ राजनीतिक एक रूप धारण कर लिया है। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ओवैसी के पहुंचने के बाद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हैं और अन्य कई राजनीतिक दलों के नेता मुख्तार के घर पहुंच रहे हैं, शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्तार की कब्र पर इस दौरान पुष्प भी इन लोगों ने चढ़ाए हैं और उनके परिवार से मुलाकात भी की। अब बात करेंगे प्रबुद्ध वर्ग के जरिए चुनावी धार की। दरअसल एक तरफ देश में जहां चुनावी हलचल जोरों पर है, सभी पार्टियां अपने दल की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से मेहनत में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग को साधने के लिए लगातार अलग अलग शहरों में प्रबुद्ध जनों से सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए नुमाइश ग्राउंड के निकुंज हॉल में प्रबुद्ध जनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गलत हाथों में जब वोट जाता है तो गुंडागर्दी, अपराध और आतंक बढ़ता है, और जब सही हाथों में वोट जाता है तो उससे विकास होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रदेश का निर्माण होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 से पहले दंगा युक्त प्रदेश होता था, लेकिन अब प्रदेश के हालात बदल गए हैं और दंगा युक्त प्रदेश के बजाय अब रोजगार युक्त प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश। प्रदेश के विकास के साथ ही जिले में भी विकास हुआ है और जिले के ओडीओपी
खुर्जा की क्रोकरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में खुर्जा की क्रोकरी को नई पहचान मिली है। इन्वेस्टर समिट के दौरान भी 10.5 लाख करोड़ का निवेश यहां धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर उतारा गया। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। तो मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जनपदों में प्रबुद्ध जनों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और एक बड़ा तबका जो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है प्रबुद्ध वर्ग का, उसको साधने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अलग अलग जनपदों में लगातार प्रबुद्ध जनों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे सम्मेलन कर रहे हैं। साथ ही आज बुलंदशहर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उन्होंने कई बातें महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि अगर गलत हाथों में जब वोट जाता है तो उससे अपराध बढ़ता है। 2017 से पहले दंगा युक्त प्रदेश होता था आपको बता दें उत्तर प्रदेश, लेकिन अब ये प्रदेश विकास का प्रदेश है। संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री चुनाव के दृष्टिगत लगातार प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। प्रबुद्ध जन जो भाजपा का एक कोर वोटर माना जाता है, मुख्यमंत्री लगातार प्रबुद्ध जनों से सम्मेलन कर रहे हैं, अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम के माध्यम से प्रबुद्ध जनों से संपर्क कर रहे हैं कि कहीं ये वर्ग उनसे छिटके ना। संदीप, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, वर्ग से सम्मेलन किया है, और इस सम्मेलन में अगर हम खास बात की अगर बात करें तो लगातार अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से मजबूत करने का जो उनका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तहत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से आज के हम दौरों की अगर बात करते हैं तो आज हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे और वहां पर रह करके उन्होंने साफ तौर पे अपील की है और इसके साथ ही साथ में ये भी कहा है कि अयोध्या और एयरपोर्ट के महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम ऐसी बातें हैं और जो सामने कहते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 80 मानकों की माला के साथ स्वागत करेंगे। इसके साथ बुलंदशहर में जब प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ तो वहां पर भी बीजेपी को पूरी तरीके से उन्होंने सपोर्ट करते नजर आए। तो यानी कि लगातार जो ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं, जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करते चले आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से अगर देखा गया है तो अब तक 3 दिन में 15 से 20 रैलियां जो है 4 दिन में करते हुए नजर आए। एक दिन में 3 रैलियां जो है वो सम्मेलन जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो करते नजर आ रहे हैं। यानी साफ माना जा रहा है कि उन्होंने पिछली सरकारों में दंगा पॉलिसी के कारण प्रदेश को काफी नुकसान उठाना पड़ा, ये भी कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आए दिन कभी दंगा और कर्फ्यू अराजक के कारण जो है बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज जो है वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। व्यापारियों के बारे में उन्होंने खुल के बोला है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से व्यापारी आज जो है उत्तर प्रदेश की तरफ जो है आ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, लगातार जो है वो व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ प्रदेश में गुंडे और अपराधी खुद को आरक्षित और महसूस जो करते थे, वो आज आम जनता के भीतर जो सुरक्षा की जो भावना थी उससे पूरी तरीके से वो असुरक्षित महसूस करते थे। आम जनता में असुरक्षित महसूस करती थी। निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार प्रबुद्ध जनों से संपर्क कर रहे हैं और अपने कोर वोट को मजबूत कर रहे हैं। और इस बीच सीधे लखनऊ चलते हैं जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लेकिन गठबंधन है कहां? इस घमंडिया गठबंधन के क्या है काम? इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है क्या? आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल के गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है ये किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन उस तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर अब बात करते हैं अगली खबर की। कड़ी फटकार और नसीहत दमदार।
दरअसल चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत को उनके महिलाओं के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर फटकार लगाई है। आयोग ने साथ ही दोनों नेताओं को चेतावनी भी दी है कि वे अपने बयानों को लेकर सावधान रहें और आयोग की अब उन पर चुनाव के दौरान खास नजर रहेगी। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी दोषी माना है और भविष्य में सार्वजनिक बयानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत के बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अपने जवाब में दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और निजी हमले भी किए हैं। जवाब मिलने के बाद आयोग ने दोनों नेताओं को चेतावनी दी कि अब वे आगे से सार्वजनिक बयानों को लेकर सावधानी बरतें। तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की है और बयानों को लेकर चुनाव आयोग सख्त नजर आया। सुप्रिया सिनेत और दिलीप घोष को लेकर जो एक दूसरे पर आपत्तिजनक बयानबाजी चल रही है, तो दोनों नेताओं पर चुनाव आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनसे चुनाव आयोग ने यह फटकार लगाई है और उनसे आगे से अनर्गल बयान न देने की बात कही गई है। अब बात करते हैं सर्वे पर रोक से इनकार, दावा कितना असरदार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भोजशाला परिसर में साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पुरातन भोजशाला पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी दावा करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई सर्वे के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई फैसला न लिया जाए। हिंदू भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, वही मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 11वीं सदी के इस परिसर को पुरातत्व धरोहर माना जाता है। एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक व्यवस्था बनाई थी। इसके तहत हर मंगलवार को हिंदू यहां आकर पूजा करते थे, वहीं शुक्रवार को मुस्लिम यहां नमाज पढ़ते थे। तो अब सर्वे पर रोक से कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का भोजशाला सर्वे पर इनकार, सर्वे रोकने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर अब कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में है ये पुरातन भोजशाला। आपको बता दें, सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब इस पर सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर ही कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के बाद ही इस पर तय हो पाएगा कि आगे की कार्रवाई कैसी होगी। सुप्रीम कोर्ट का भोजशाला सर्वे पर रोक से इनकार हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले में है ये पुरातन भोजशाला, जिस पर विवाद की स्थिति बनी। हिंदू पक्ष इसे मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसको अपना धार्मिक स्थल मानता है। तो सर्वे पर रोक से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। भोजशाला सर्वे पर सुनवाई हुई है, जिस पर जो याचिका दायर की गई थी कि इसके सर्वे पर रोक लगाई जाए, उस सर्वे पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम रोक नहीं लगा सकते हैं। तो सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और अब दावा कितना असरदार ये होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब सर्वे होगा, सर्वे के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद कोर्ट आगे क्या इस पर फैसला देगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अभी जो 2003 से जो व्यवस्था चली आई है, इस व्यवस्था में मंगलवार को हिंदू पक्ष वहां पर पूजा अर्चना करने जाता था, जबकि मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को वहां नमाज के लिए जाता था। अब बात करेंगे सियासत के रंग, कौमी एकता के संग। दरअसल राजस्थान के डीडवाना में सामाजिक सौहार्द की बेमिसाल नजीर देखने को मिली है। डीडवाना विधायक व पूर्व मंत्री यूनुस खान की तरफ से आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम और रोजा इफ्तार प्रोग्राम के दौरान बड़ी संख्या में जनसमूह पहुंचा। एक तरफ दिन के समय वृंदावन से आए ब्रज के कलाकारों के साथ नागौर डीडवाना के लोगों ने होली खेली, तो वहीं शाम को इफ्तार के बाद आपको बता दें देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी गई। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ ब्रज के कलाकार देश की नामवर होली खेल रहे थे, तो उसी प्रांगण में दूसरी तरफ इस्लाम के अनुयायी रोजा इफ्तार भी कर रहे थे। तो विधायक ने आयोजित कराया था ये कार्यक्रम। ये भारत माँ जो है, ये गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है।
पूरे विश्व में भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें सब जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र समाये हुए हैं। और आज विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है और उसमें होली, दिवाली, ईद और गुड फ्राइडे सब तरीके के त्यौहार आते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी सब तरीके के लोग रहते हैं। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।